गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज और इसके साथ ही जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल देखा था। और मॉडल देखने के लिए परमाणु की जो कुछ और क्रियाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रेडियो एक्टिवता। कई बार आपने रेडियो एक्टिव तत्व और रेडियो एक्टिवता के बारे में सुना है। हेनरी बैकरेल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिवता के बारे में अध्ययन किया जब वो पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट के लवण पर कार्य कर रहे थे, और जब उन्होंने इस लवण को लेड चैम्बर कैविटी में रखा, तब उन्होंने पाया कि इस लवण से कुछ विकिरण उत्पन्न होते हैं और ये विकिरण जो है ये विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं। कुछ विकिरण ऐसे थे जो कि ऋणात्मक प्लेट की तरफ विक्षेपित हुए, उन्हें अल्फा विकिरण नाम दिया गया, जो कि खुद धनात्मक थे। अगर हम अल्फा विकिरण के बारे में देखें तो उनके ऊपर +2 चार्ज होता है और उनका भार या द्रव्यमान हीलियम के परमाणु के बराबर, मतलब परमाणु भार उसका 4 होता है। वहीं पर कुछ विकिरण ऐसे उत्पन्न हुए जो कि धन प्लेट की तरफ विक्षेपित हो रहे थे। इन विकिरणों पर -1 चार्ज था और इनका द्रव्यमान नगण्य था या उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। वहीं पर कुछ विकिरण ऐसे उत्पन्न हुए जो कि न तो ऋणात्मक प्लेट की तरफ और न ही धनात्मक प्लेट की तरफ जा रहे थे, ये सीधे निकल गए। ऐसा माना गया क्योंकि किसी भी तरफ आकर्षित नहीं हुए। इन बाद में देखा गया इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है और उनका कोई द्रव्यमान भी नहीं है, और ऐसा माना गया कि ये विशेष प्रकार के विकिरण हैं। इनका निर्माण कणों से नहीं हुआ है। जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो हेनरी बैकरेल ने इसको सबसे पहले डिस्कवर जरूर किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर काम रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में किसी ने किया तो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम के ऊपर बहुत काम किया और उन्होंने ये पाया कि जो पहला तत्व था यूरेनियम, उससे भी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी अगर किसी की है तो वो पोलोनियम और रेडियम की है। वो अकेले ऐसे पर्सन है जिनको भौतिकी शास्त्र में और रसायन शास्त्र में उनको नोबेल प्राइज मिला है। भौतिक के क्षेत्र में 1903 में और रसायन के क्षेत्र में उन्हें 1911 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और काफी काम उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे किया। कई तत्वों की खोज की, पोलोनियम के भार को भी ज्ञात उन्होंने किया। जब हम इन विकिरणों की बात करते हैं तो ये विकिरण जो है ये गैसों को आयनित कर देते हैं। इसके अलावा ठोस पदार्थों को ये भेद कर चले जाते हैं। ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो अनुवांशिक पदार्थ हैं, उनको भी ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये कुछ गुण हैं जो कि आप देख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी पर एक शॉर्ट नोट आप तैयार कर लेंगे, छोटी सी टिप्पणी तैयार कर लेंगे। अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन के बारे में भी या उनमें अंतर भी आप देख लेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी ने आगे जाकर परमाणु की संरचना को ज्ञात करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब हम रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे या रदरफोर्ड का प्रयोग देखेंगे तब हम उसमें पाएंगे कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। जब इस सेकेंड वीडियो जब हम डालेंगे तब हम उसमें अल्फा पार्टिकल की उपयोगिता देखेंगे, और कोई दूसरे भी उपयोग जो है इसके हैं रेडियो एक्टिविटी के, जो कि आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। न्यूट्रॉन की खोज बाद में
परमाणु का जो तीसरा मूलभूत कण है, जिसे अभी न्यूट्रॉन कहा गया है, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की। वास्तव में वो उसकी खोज नहीं कर रहे थे। जब जेम्स चैडविक बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल, अब देखो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2 और भार होता है 4, तो उसको हीलियम के परमाणु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम ये लिखते हैं, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल हम यहाँ पर उपयोग में ला रहे हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तब उन्होंने देखा कि कार्बन का परमाणु उत्पन्न होता है और उसके साथ में एक ऐसे भारी कण उत्पन्न होते हैं जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन ये जो भारी कण है, बाद में उन्होंने देखा कि हर रेडियो एक्टिव क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जब चेन अभिक्रिया होती है, उस समय में उनकी उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांड में ये तय है, कोई भी चीज अगर वहां उपस्थित नहीं है तो स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती, न हम उसे नष्ट कर सकते हैं। बाद में जेम्स चैडविक ने ये तय किया और सभी वैज्ञानिकों ने माना कि परमाणु में एक और तीसरा कण पाया जाता है जिसके ऊपर आवेश शून्य होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसका भार प्रोटॉन के भार से अधिक होता है। और जब भार उसका ज्ञात किया गया तो एक न्यूट्रॉन का भार 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है, जो कि प्रोटॉन से थोड़ा अधिक है। बाद में ये माना गया कि किसी भी परमाणु का भार उसमें उपस्थित प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन के भार के योग के बराबर होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये काफी हल्के कण हैं और परमाणु के भार को बनाने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। अगले वीडियो में हम अगला जो मॉडल है, सेकेंड मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल या सक्सेसफुल मॉडल भी है, क्योंकि जो हमारा पहला मॉडल था जे थॉमसन का, वो सभी साइंटिस्ट ने उसको एक सिरे से खारिज कर दिया था। तो पहला सक्सेसफुल मॉडल, रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड का मॉडल और उस मॉडल के दोष। वैसे तो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।